हम लोग भीमराव अम्बेडकर देख रहे थे, उसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो जहां से हमने बात खत्म की थी उससे आगे बढ़ते हैं। फॉट अगेंस्ट एन एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे खोट सिस्टम या खोत KHOT खोत सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ये महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में ये एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था जिसे खोत कहा जाता था, और इसको उगाहने वाले जो लोग होते थे वो खोतदार के नाम से जाने जाते थे। तो ये थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इसके विरुद्ध भीमराव अम्बेडकर ने अपनी आवाज उठाई थी और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये आवाज उन्होंने उठाई थी। He served as a labor member या labor minister in executive council of Viceroy of India from 1942 to 1946। 1942 से 46 तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया में, यानी वायसराय ऑफ इंडिया की जो कार्यपालिक परिषद थी उसमें ये लेबर मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और इसीलिए जब क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में शुरू हुआ था तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, क्योंकि उस समय ये सरकार में एक प्रकार से रह के काम कर रहे थे। इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम बंगाल, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए चुनाव हुए थे तो बंगाल से चुनकर के ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आए थे। और फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जिम्मा दिया गया था, ये उसके चेयरमैन थे। और बाद में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। ड्यूरिंग पार्टीशन, जब देश का विभाजन हो रहा था तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो यहां पर मैंने लिख पाया हूं, पाकिस्तान एंड पार्टीशन, ये किताब लिखी है। और इस किताब में उन्होंने समर्थन किया है विभाजन का, ठीक है। ही जस्टिफाइड इट, उन्होंने कहा कि ठीक है विभाजन जो हुआ वो ठीक है, क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और भी बहुत सारे कारण। ही क्रिटिकली अपोज्ड आर्टिकल 374 जम्मू एंड कश्मीर। जब संविधान में चर्चा हो रही थी कि संविधान सभा में कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंतर्गत स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, तो इन्होंने घोर विरोध किया था आर्टिकल 370 का। और जो शेख अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुखिया, जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको भरोसा दिया था कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाएंगे तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया जाएगा और उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया जाएगा, और उसी के लिए आर्टिकल 370 लाया जा रहा था। लेकिन उस समय ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई थी और इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर के रूप में भी ये कार्य कर रहे थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन भी थे। तो इन्होंने विरोध किया था आर्टिकल 370 का। इन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा था कि जब आर्टिकल 370 लग गया तो जम्मू कश्मीर कैसा था, वहां ना दूसरा कोई भारतीय जम्मू कश्मीर के अलावा वहां जाके शादी कर सकता, ना वहां प्रॉपर्टी खरीद सकता, ना वहां नौकरी कर सकता, ठीक है। वहां पर कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा ये सब जम्मू कश्मीर डिसाइड करेंगे, ठीक है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम कानून लागू नहीं होते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो शेख अब्दुल्ला को इन्होंने कहा था कि आपके मतलब जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार आपके बाउंड्री की सेवा करे, आपके यहाँ कोई फ्लड आ जाए, कोई नुकसान आ जाए तो उसकी भरपाई करे, डिफेंस में रक्षा करे, आपको स्पेशल पैसा दे, आपके लोगों से शादी नहीं कर सकते, आपके यहाँ हम प्रॉपर्टी खरीदने नहीं जा सकते। इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा है, आपका अलग झंडा है, आपका अलग संविधान है, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने हमेशा इसका विरोध करते रहे। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू नहीं माने तो अल्टीमेटली जब 370 पर चर्चा चल रही थी तो ये वॉकआउट कर गए थे और फिर 370 अल्टीमेटली आ ही गया था। तो इस प्रकार से जब 370 हटाया अभी की जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी है मायावती देवी की उत्तर प्रदेश में, जो अंबेडकर को बहुत मानते हैं, तो उनको अंबेडकर के यही स्टेटमेंट याद दिलाया गया था, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास माइनॉरिटी थी और उसको और भी पार्टियों का सपोर्ट चाहिए था। तो जो जो लोग दावा करते आ रहे थे कि हम अंबेडकर को बहुत मानते हैं अंबेडकर को, तो उनको ये सारे स्टेटमेंट याद दिलाया गया था कि अगर अंबेडकर को मानते हो तो 370 हटाने में हमारे साथ वोट करो, ठीक है। और इसीलिए राज्यसभा में उनको इतने वोट मिले कि माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी 370 जो धारा है राज्यसभा ने उसको हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया था। ही सपोर्टेड हिंदू कोड बिल, एक हिंदू कोड बिल, ये जब लॉ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, तो इन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था 1951 में लॉ मिनिस्टर के रूप में, जिसमें हिंदू समाज में स्त्री पुरुष की
बराबरी, उनके शादी विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाज थे जिसका काफी विरोध किया गया था और अल्टीमेटली ये बिल नहीं बन पाया था और जिसके कारण इन्होंने 1951 में रिजाइन भी कर दिया था। टुक पार्ट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन, अब 1951 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर 1952 में चुनाव हुए। जब 1952 में चुनाव हुए तो इन्होंने एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नहीं, ठीक है। इनकी एक अपनी अलग से पार्टी थी जो मैंने आपको लिखाया था, इसके पहले मुझे याद नहीं आ रहा, इंडियन कुछ करके था, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस या ऐसे कुछ करके पार्टी थी, आपको मुझे याद नहीं अभी, इंडियन लेबर पार्टी, ठीक है, इंडियन लेबर पार्टी, उससे चुनाव लड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस, और ऐसा कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कोशिश की थी कि अंबेडकर हार जाए और अंबेडकर के खिलाफ जानबूझ करके इतना पावरफुल कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा किया गया था और अल्टीमेटली कांग्रेस से वो कैंडिडेट जीत गए थे और जो अंबेडकर हैं वो हार गए थे। अब जब ये हार गए तो अल्टीमेटली फिर इनको नॉमिनेट किया गया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, और जब ये नॉमिनेट होके आए तो एक बार फिर से लॉ मिनिस्टर जो है वो बने नेहरू के कैबिनेट में, ठीक है। लॉ मिनिस्टर रहते हुए ही सपोर्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो जो आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आर्टिकल 44 या 45 में कहीं है, ठीक है, उसका इन्होंने समर्थन किया था कि भारत जैसे जो डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, आगे चल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रीति रिवाजों पे झंझट हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बर्थ कंट्रोल मेथड पर भी बहुत ज्यादा वर्कआउट किया था और इनका मानना था कि बर्थ कंट्रोल मेजर होने ही चाहिए। He was first Indian to pursue PhD in economics from abroad, भारत के बाहर कहीं और से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले इंडियन थे बी आर अंबेडकर, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था, ठीक है, 1921 में। सपोर्टेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर ये तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन करते थे, ठीक जवाहरलाल नेहरू की तरह और ठीक गांधी के विपरीत। एंड टर्न्ड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी इंडस्ट्री, इन्होंने एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री कहा, ठीक है, यानी कुल मिलाकर इन्होंने एग्रीकल्चर को पीछे रहने की बात नहीं कही थी, इन्होंने कहा था हमें एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री के नजरिए से देख करके उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। आज वही सब कुछ सरकारें कर रही हैं, हम एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री के नजरिए से देख करके उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। रोट 3 स्कॉलरली बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ये पॉलिटिक्स में जरूर थी लेकिन ये थे ट्रू इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत काम किया है। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण किताबें हैं और स्कॉलरली बुक्स है, स्कॉलरली माने उसको वर्क करके प्रॉपर रिसर्च करके उन्होंने किया, ठीक है। पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, और तीसरा है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। सबसे महत्वपूर्ण है ये तीसरे नंबर का, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था, 1923 में ये पब्लिश हुआ था और इसको ब्रिटेन में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था भारत में फाइनेंशियल रिफॉर्म लाने के लिए। उन्होंने भी इस थीसिस को पढ़ा था, इस बुक को पढ़ा था और इसी बुक को पढ़ने के बाद उनको बहुत कुछ समझ आई थी और उन्होंने भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक फेडरल बैंक की स्थापना आरबीआई के रूप में की गई थी, जिसकी सिफारिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी किया गया था। अटेंडेड, अच्छा, अपने जीवन के आखिरी दिनों में 1950 के बाद 1956 में इनकी मृत्यु हो गई है। 1950 के बाद इनका रुझान हिंदू धर्म से डगमगाने लगा और ये हिंदू धर्म की घोर निंदक हो गए। हिंदू धर्म के प्रति इनके मन में घोर निंदा और घोर अविश्वास आ गया था और ये किसी दूसरे धर्म में कन्वर्जन करना चाहते थे। और जब ये दूसरे धर्म में कन्वर्जन करना चाहते थे तो इसके पहले उन्होंने 2 काम किया। पहले तो ये सारे धर्मों को गहनता से अध्ययन किया, क्रिश्चियनिटी क्या है, इस्लाम क्या है, सिखिज्म क्या है, ठीक है, पारसी धर्म क्या है, फिर बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, सारे धर्मों को पढ़ा। इसीलिए इनके नाम पे लगा हुआ है पॉलीमैथ, सभी धर्मों को जानने वाले। और फिर दूसरा काम इन्होंने किया कि जो दूसरे धर्म के प्रमुख उस समय जो लीडर हुआ करते थे, धार्मिक लीडर, उनसे मिला, उनसे अपने कुछ क्वेश्चन किए, चर्चा किया, ठीक है। और लगभग सभी धर्म के लोगों ने, क्योंकि अंबेडकर का कद 1950 तक इतना हाई हो गया था कि हर धर्म का आदमी चाहता था कि ये हमारे धर्म में आ जाए, तो सभी ने इनको परसुएट किया कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। सबने बढ़ चढ़ के अपने धर्म को बताया, लेकिन ये सब धर्म के बारे में तो ऑलरेडी पढ़े हुए थे। अल्टीमेटली इन्होंने सिखिज्म को अपनाया। सब धर्म में इनको कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई थी।
अल्टीमेटली बुद्धिज्म इनको सबसे बेस्ट लगा और इन्होंने बुद्ध धर्म को 1950 के बाद से बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना लिखना यह सब शुरू कर दिया था और 1956 में अल्टीमेटली इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया है और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु बुद्ध धर्म के रूप में हो गई थी। अटेंडेड वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म, ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था दुनिया भर के बुद्धों जो बौद्ध धर्म मानते थे उनका, ठीक है। तो ऐसा ही दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था श्रीलंका में, पहले वाले में उन्होंने अटेंड नहीं किया था और फिर तीसरा हुआ है रंगून में, बर्मा में। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को इन्होंने अटेंड किया है 1950 और 1954 में, ठीक है। फिर फाउंडेड भारतीय बुद्ध महासभा 1955 में इन्होंने भारत में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना जो है उन्होंने की। कभी कभी इसका अंग्रेजी भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इंडियन बुद्धा सोसाइटी के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने एक बुद्धिस्ट विहार की स्थापना की थी पुणे में और बुद्ध पर एक किताब लिखी थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा और अल्टीमेटली ऑन नवंबर 1956 ही बिकेम बुद्धिस्ट, ठीक है। ये बुद्धिस्ट हो गए प्रॉपर्ली। श्रीलंका से एक बुद्धिस्ट मॉन्क आया था इनको बुद्ध भिक्षा की दीक्षा देने के लिए और फिर वहीं एक पब्लिकली इन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इनकम्प्लीट वर्क, इन्होंने कुछ किताब और भी लिख छोड़ रखे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इनकी इनकम्प्लीट वर्क है द बुद्धा और कार्ल मार्क्स, दूसरी रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। ये इनकम्प्लीट वर्क है जो उनके मरने के बाद फिर और जो अम्बेडकर के अनुयायी थे उन्होंने इसको पूरा किया है। स्लोगन, इनका महत्वपूर्ण स्लोगन था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ठीक है। कभी कभी सबके पहले बी लग जाता है, बी एजुकेट, बी एजिटेट, बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। यानी शिक्षित बनिए, एजिटेट माने विरोध कीजिए और ऑर्गेनाइज माने संगठित करिए। अवार्ड्स, कई अवार्ड मिले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड भारत रत्न 1990 में इनको मृत्यु उपरांत मिला है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 14 अप्रैल, ये बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है भीम जयंती या अंबेडकर जयंती के नाम से और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो कि नागपुर में मनाया जाता है। इनमें से इसकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो तो पूरे भारत में पब्लिक हॉलिडे है लेकिन डेथ एनिवर्सरी में कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं होता। शायद महाराष्ट्र की सरकार इसको पब्लिक हॉलिडे करती है। लीगेसी, क्या महत्वपूर्ण इनके बाद इनके नाम से हुआ, नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण इनके नाम पे किया गया है और वर्तमान में उसे भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है नागपुर में। दूसरा बी आर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, अंबेडकर म्यूजियम लंदन। अंबेडकर लंदन में रहकर के जिस घर में रहा था उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीद लिया है और उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। ग्रेटेस्ट इंडियन, इनको 2012 में हिस्ट्री टीवी 18 ने एक सर्वे करवाया था जिसमें इनको ग्रेटेस्ट इंडियन का दर्जा दिया गया था। फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन जो कि नोबेल अवार्डी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है इनको कि मेरी अर्थव्यवस्था का जो पिता है, जनक है, वो भीमराव अंबेडकर है। व्यूज, कुछ महत्वपूर्ण विचार हम लोग देखते हैं। I was born a Hindu because I had no control over this, but I shall not die a Hindu। मैं बताया हिंदू धर्म से बड़ी नफरत करते थे क्योंकि ये छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच और ये खुद अछूत जाति से आते थे और अनेक प्रकार की दुराचार, अनेक प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन इनको झेलने पड़े, ठीक है। और हिंदू धर्म की जो ग्रंथ हैं उनमें भी जाति प्रथा, महात्मा गांधी भी जाति प्रथा का समर्थन करते थे, इसलिए महात्मा गांधी से भी बड़ी दूर रहे, उनसे एक प्रकार से घृणा ही करते रहे महात्मा गांधी से, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ क्योंकि इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले डायबिटीज और कई प्रकार की बीमारियों से इनकी मृत्यु हुई थी और एक नर्स थी जो इनकी सेवा करती थी, शबीता करके, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। उनसे फिर उन्होंने अपना सेकंड मैरिज भी किया था। तो 1935 में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू के रूप में जन्म तो लिया हूं क्योंकि इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मरने पर मेरा कंट्रोल है, इसलिए मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। Hinduism is threat to freedom, equality and community regardless what Hindus claim। हिंदू चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरी नजर में जो हिंदुइज्म है वो फ्रीडम, इक्वालिटी और कम्युनिटी के लिए खतरा है, ऐसा इनका विचार था। शूद्रास आर फ्रॉम इंडो आर्यन फैमिली, ये मानते थे कि शूद्र अनार्य नहीं है, शूद्र आर्य है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्य विदेशी नहीं थे, आर्य भारत से ही आए हुए थे, आर्य भारत के ही लोग थे। ये दो कॉन्सेप्ट है इनका, है ना। तो ही रिजेक्टेड आर्यन इन्वेशन थ्योरी। आर्यन इन्वेशन थ्योरी माने आर्य बाहर से थे और उन्होंने भारत में आक्रमण किया, इस थ्योरी को नहीं मानते।
ही बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स को बड़ा ज्यादा मानते थे, एक सोशलिस्ट विचारक थे ये। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम पहले और सबसे बाद में भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, जीवन महान होना चाहिए ना कि लंबा। हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग आर नॉट गुड इट विल प्रूव टू बी बैड एंड वाइस वर्सा। इनके कहने का मतलब है कि यदि संविधान अच्छा भी है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तो संविधान अल्टीमेटली बुरा हो जाता है, और ठीक इसके उल्टा भी, अर्थात अगर संविधान बुरा है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे हैं तो संविधान अच्छा हो जाता है। तो संविधान की अच्छा बुरा से कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करने वाले कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। A great man is different from eminent one in that he is ready to be servant of the society. Great man और eminent man में, great माने महान और eminent में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर है कि ग्रेट आदमी हमेशा, जो एमिनेंट आदमी है वो हमेशा एमिनेंट ही बना रहता है, कभी भी सोसाइटी का सर्वेंट नहीं बन सकता, लेकिन ग्रेट आदमी सोसाइटी का कर्मचारी, नौकर, दास जैसा बनकर के समाज को आगे बढ़ाता है। I measure the progress of a community by a degree of progress which women have achieved. किसी भी समुदाय की प्रगति इस बात से देखी जाती है कि उस समाज की, उस समुदाय की महिला ने कितनी तरक्की की है। ठीक है, यहां पर इनके विचार मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते जुलते हैं। मैन आर मॉर्टल, यानी मनुष्य को तो मरना ही है। सो आर आइडियाज, उसी प्रकार विचार को भी एक न एक दिन मरना होता है। An idea needs propagation as much as plant needs water. विचार को जिस प्रकार प्लांट को पानी चाहिए उसी प्रकार विचार को आगे प्रसार, फैलाना भी जरूरी है। अगर विचार को फैलाया न जाए और प्लांट को पानी न दिया जाए तो एक दिन दोनों शिथिल हो जाएंगे और एक दिन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, they can't make history who forget history. जो इतिहास को याद नहीं रखते वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकते। If I find the constitution being misused, इन्होंने अपने संविधान लिखने के बाद कहा था कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि संविधान का कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा संविधान को चलाने वाला। ठीक है, लेकिन वो रहे नहीं कि संविधान का किस हद तक दुरुपयोग हो रहा उसको देखने के लिए, पर उनकी आत्मा तो रो रही होगी, कोई बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ बॉडी पॉलिटिक। एक राजनीतिक शरीर यानी एक राजनीतिक समाज की जो दवाइयां है, मेडिसिन है, वो होती है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। और यदि ऐसा राजनीतिक शरीर अर्थात राजनीतिक समाज रोगी हो जाए तो इसका मतलब है कि हमें अपनी दवाई को, अपनी मेडिसिन को फिर से जांच करने की जरूरत है, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कमी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण विचार है। अब हम अगले पर्सनालिटी देखते हैं, बलिराम केशवराव हेडगेवार। कभी कभी इनको केशव पहले लगा देते हैं, बलिराम बाद में लगा देते हैं, तो कभी कभी इनको केशव बलिराम हेडगेवार भी कहा जाता है। ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ, 1940 में इनकी मृत्यु हुई। एक मेडिकल ग्रेजुएट थे, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली थी, फिजिशियन थे। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर थे, फिर ये मेंबर थे, कांग्रेस के भी मेंबर थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, बाद में इनका कुछ मोह भंग हो गया कांग्रेस से। फिर इन्होंने लोकमान्य तिलक के होम रूल लीग को ज्वाइन किया। फिर ये हिंदू महासभा के भी मेंबर रहे और हिंदू महासभा से भी इनका विचार थोड़ा सा नहीं मिला, तो इन्होंने 1925 में अपना खुद का एक संगठन बनाया, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। 25 सितंबर 1925 को नागपुर में, आज भी वही उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये जो आरएसएस बनाया उसका विचार था हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व विचारधारा के आधार पर इस संगठन की स्थापना की गई थी और हिंदू राष्ट्र, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने के साथ ये काम करते हैं। ही बिकेम फर्स्ट सरसंघ चालक। जो आरएसएस का हेड होता है उनको ये लोग हिंदी नाम देते हैं, तो चीफ उनको बोला जाता है सरसंघ चालक। उसके ये पहले सरसंघ चालक थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवालिकर, और फिर कभी लिस्ट बता देंगे। और वर्तमान में मोहन भागवत जो है वो आरएसएस के सरसंघ चालक है, अभी उसको भी देखते हैं। ही इन्फ्लुएंस फ्रॉम, ये जो बलिराम हेडगेवार साहब हैं ये किससे प्रभावित हुए थे? अनुशीलन समिति जिसके ये खुद मेंबर थे, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था बंगाल में, हम लोग जानते हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी से प्रभावित थे, वीर सावरकर और उनके हिंदुत्व के विचार से, समर्थ रामदास और उनकी एक किताब थी 10 बोध, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए। लोकमान्य तिलक और उनकी जो किताब थी गीता रहस्य,
उसके अलावा महाराष्ट्र के जो संत थे तुकाराम, इसके अलावा इटली के राष्ट्रवादी नेता मैजिनी, इनसे बड़े प्रभावित थे। ठीक है, आफ्टर फाउंडिंग आरएसएस ही डिस्टेंस फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट। इनको गांधीवादी मेथोडोलॉजी और गांधी से बड़ा तकलीफ था, इनको लगता था ये गांधीवादी सिद्धांत ठीक नहीं है। तो आरएसएस के बनने तक तो ये ठीक थे, बहुत कुछ कांग्रेस में आते जाते रहे, लेकिन आरएसएस बनने के बाद इन्होंने, क्योंकि आरएसएस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है, ये एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये चुनाव तो नहीं लड़ते थे, खुद पॉलिटिक्स से दूर हो गए। हालांकि 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने टेक पार्ट किया था। तो जब इनसे पूछा गया कि आप आरएसएस के रूप में टेक पार्ट किए हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में, तो इन्होंने कहा मैं आरएसएस की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल की तरफ से मैंने इस मूवमेंट में भाग लिया है। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग दूर ही रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार आरएसएस का क्या काम है? आरएसएस कंप्लीटली डिवोटेड टू एस्टैब्लिशिंग मैन ऑफ कैरेक्टर एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट द वर्ल्ड ओवर। यानी आरएसएस का काम है व्यक्ति को, उसके कैरेक्टर को निखारना और उसको इतना काबिल बना देना कि पूरी दुनिया में उसकी मान प्रतिष्ठा सम्मान बनी रहे। ठीक है, अभी प्रणब मुखर्जी अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले नागपुर में आरएसएस का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें गए थे और उन्होंने वहां पर हेडगेवार साहब को ग्रेटेस्ट सन ऑफ मदर इंडिया कहा था। ठीक है, अब देखते हैं आरएसएस क्या है। आरएसएस एक राइट विंग किसको कहते हैं? जो किसी एक धर्म विशेष पर ध्यान दे करके उस देश में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता है, उसे राइट विंग कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट विंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू नेशनलिज्म पर काम करती है। एक पैरामिलिट्री वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार की। संघ परिवार किसको कहते हैं? आरएसएस प्लस आरएसएस ने और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसको हम आगे देखेंगे। उन सबको मिलाकर कहा जाता है संघ परिवार। तो आरएसएस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ संघ परिवार। ठीक है, प्रेजेंटली 5 to 6 मिलियन मेंबर्स आरएसएस के 5 से 6 यानी 50 से 60 लाख मेंबर्स इसके हैं और लगभग 60,000 इनकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इनके वर्तमान में जो चीफ है, जिनको सरसंघचालक कहते हैं, मोहन भागवत हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि रेवोल्यूशनरी और कट्टर हिंदुइज्म के विचार से काम करती थी, इसलिए इसको ब्रिटिश सरकार के समय में एक बार और भारत की आजादी मिलने के बाद कुल मतलब 3 बार, यानी टोटल अब तक 4 बार इनको बैन किया गया है। आजादी मिलने के बाद इनको 3 बार किया गया। पहला 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि नाथूराम गोडसे को माना जाता था वो आरएसएस से है। फिर इमरजेंसी जब लगा था भारत में 1975-76 में तब, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया गया था, तो 3 बार इनको बैन किया गया। संघ परिवार, अब आरएसएस ने बहुत सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रखे हैं, उन सबको मिला के संघ परिवार कहा जाता है। तो संघ परिवार के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन यहां पर देख लेते हैं। उसका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान पावर में है, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, संस्कृत भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, ये महिलाओं की संगठन है। ठीक है, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये मुस्लिम के लिए भी इन्होंने एक मंच बना रखा है जहां पर उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना इनके हिसाब से रखी जाती है। बजरंग दल, राष्ट्रीय सिख संगत, विवेकानंद केंद्र। तो आरएसएस का सिद्धांत है कि आरएसएस में कोई भी व्यक्ति आकर के उसका मेंबर बन सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ठीक है, दलित हो, सवर्ण हो, कोई भी, एनीबॉडी कैन बी मेंबर ऑफ आरएसएस। ठीक है, बस एक ही क्वालिटी वो चाहते हैं कि आपके अंदर राष्ट्रवाद हो, और ना हो तो जब हम सिखाएं तो उसको सीख जाओ। इनका मिशन क्या है? इनके जो दूसरे सरसंघचालक थे ग्वालिकर, उनके हिसाब से इनका जो मिशन है वह वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया में भाईचारा फैलाना। ठीक है, लेकिन भाईचारा ये हिंदू सिद्धांत के हिसाब से। ठीक है, तो आगे मैं कभी अगर समय मिलेगा तो बता दूंगा कि आरएसएस के हिसाब से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व एंड हिंदू राष्ट्र। ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है, और जिस हिसाब से उनकी डेफिनेशन है उस हिसाब से वो ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो डेफिनेशन सर्वमान्य है या नहीं, कंट्रोवर्सी यहां पर। ठीक है, सोशल वर्क, ये बहुत कुछ सोशल वर्क भी करते हैं। लैंड रिफॉर्म, जब भूदान आंदोलन चलाया गया था तो नानाजी पाटिल, जो कि आरएसएस के बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने भी काफी भूमि दान दिया है और भूमि दान में काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उन्होंने विनोबा भावे के साथ में मिलकर किया है। ठीक है, कास्ट रिफॉर्म, ये भारत में जाति प्रथा इत्यादि का विरोध करते हैं और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में कई एक जगहों पर
जो अछूत माने जाते हैं, दलित माने जाते हैं, उनको पंडित यानी कि मंदिरों के पुजारी पद पर इन्होंने बिठाल करके और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि भारत को जाति व्यवस्था से मुक्त करने का प्रयास किया है। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, जब जब कभी भारत में अकाल आया, बाढ़ आया, भूखमरी हुई, युद्ध हुआ, 1971 के युद्ध में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, और 1962 के युद्ध में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इनकी तारीफ की थी। और 1963 का जो स्वतंत्रता दिवस परेड था, उस परेड में पहली बार आरएसएस को नेहरू ने इनवाइट किया था उनका इंडो चाइना वॉर के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। तो जहां कहीं बाढ़ आती है, भूखमरी आती है, अकाल आती है, तो ये अपना मेडिकल कैंप लगाते हैं, राशन पानी भेजते हैं और तमाम प्रकार से सोशल वर्क में भी अपना ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की परीक्षा की दृष्टि से तो इतना भी नहीं जानना है, बस मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दिया। ठीक है, परीक्षा के लिए केवल इतना जानना है कि बलिराम केशवराव हेडगेवार कौन है और आरएसएस क्या है, दो लाइन में दोनों को जान लेना है। बाकी ये अपनी कॉमन सेंस और जानकारी के लिए, क्योंकि आरएसएस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा है पूरा, इट डजंट मैटर, लेकिन है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो हमें उसके बारे में जानना है, क्योंकि बिना जाने भी हम अच्छा पूरा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी इतनी जानकारी आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उनके विचार, उनके कुछ आंदोलन, ये तमाम चीजें देखेंगे। ठीक है, और आप इनको तैयार करते जाइए, बस 2-4 वीडियो में हम इसको पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।